नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसके उद्घाटन की तारीख भी अब सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अफ्रीका के देश मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया है और इस त्रासदी में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 22 अगले साल यानी कि 22 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अयोध्या में राम मंदिर का कार्य जोर शोर से चल रहा है। अब दुनिया भर के राम भक्तों को मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है, जिसका समय अब बेहद ही नजदीक आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसी शुभ दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी 22 जनवरी को ही रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के भूतल का करीब 80% काम पूरा हो चुका है, तो दिसंबर तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। उसके खंभों पर देवताओं की मूर्तियों को उकेरने का काम तेज गति से हो रहा है। प्रथम तल का काम भी तेज गति से चल रहा है। साल 2025 तक राम मंदिर के पूरी तरह बनने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार राम मंदिर की तस्वीर साझा करता आया है। राम मंदिर से जुड़ी भवन निर्माण समिति की बैठक में मंदिर के उद्घाटन की सभी तैयारियों को दिसंबर तक पूरा करने और इसमें तेजी लाने पर मंथन चल रहा है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य उत्सव 22 जनवरी को होगा। कई दिनों तक पूजन के बाद रामलला इसी दिन भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या राम मंदिर को लेकर हो रही तैयारियों की सीएम योगी और पीएम मोदी की 5 सितंबर को दिल्ली में बैठक हो चुकी है। सीएम योगी ने मंदिर की तैयारियों पर पीएम से बातचीत भी की थी। सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा भी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वो उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे, पूजा में शामिल हुए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार 56 बरस के हो गए हैं। इस खास मौके पर वो भोलेनाथ के दर्शन के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। अक्षय बेटे आरव, बहन अलका और भांजी के साथ महाकाल के दरबार आए थे। अक्षय परिवार के साथ रात 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी अक्षय के साथ नजर आए। दोनों शिव की भक्ति में लीन दिखे। दोनों ने भोले का उद्घोष किया। अक्षय के साथ शिखर धवन भी भस्म आरती के दौरान मौजूद रहे। अक्षय भगवा कपड़ों में नजर आए। मंदिर के पुजारी के जरिए महाकाल को जल चढ़ाया। अक्षय ने जन्मदिन पर महाकाल के दर्शन को अपने लिए तोहफा बताया। अक्षय और शिखर को अपने बीच पाकर वहां श्रद्धालुओं के चेहरे भी खिल गए। शिखर वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना की। अभी हाल ही में अक्षय कुमार ओ माई गॉड 2 में दिखे थे, जिसमें उन्होंने भगवान शिव के मैसेंजर का किरदार निभाया था। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आने वाली फिल्मों के लिए अक्षय भोलेनाथ की शरण में आए। इससे पहले अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गॉड 2 की शूटिंग के लिए साल 2021 में उज्जैन आए थे। फिल्म की शूटिंग उज्जैन में 1 हफ्ते तक चली थी। वहीं भारतीय बैडमिंटन की स्टार साइना नेहवाल भी महाकाल के दर आईं। उनके माता पिता भी साथ थे। साइना ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वो भोग आरती में शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफ्रीका के देश मोरक्को को भूकंप ने दहला दिया है। विनाशकारी भूकंप के आने से भारी जान माल का नुकसान हुआ। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वक्त बीतने के साथ यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मोरक्को में कुदरत की विनाश लीला, भर भरा कर गिर गई इमारत। अफ्रीकी देश मोरक्को को भूकंप ने झकझोर कर रख दिया। रात के अंधेरे में जमीन ऐसी कांपी कि यहाँ लोगों की दुनिया ही हिल गई। मौत ऐसी मंडराई कि सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। मोरक्को की ये इमारत भूकंप के झटकों को सह नहीं पाई और महज 2 सेकंड के अंदर
धराशायी हो गई। भूकंप के बाद 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा वो दहशत में आ गया। इमारत के नजदीक लोग इस कदर सहम गए कि सभी जोर से चिल्लाने लगे। मोरक्को से ही आई अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां ये इमारत हिल रही है, साथ ही खिड़कियां भी कंपन कर रही हैं। इमारत में रहने वाले लोगों को पता चल चुका था कि भूकंप आया है, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। सबके चेहरे पर दहशत तैर रही थी। हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र सता रही थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई हड़बड़ाहट में बस भागा जा रहा था। हर तरफ बस बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। जगह जगह पर इमारतों का मलबा बिखरा था। मलबे में सैकड़ों के दफन होने की खबर है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भूकंप का एपिसेंटर एटलस पर्वत के पास इघिल नाम का एक गांव बताया जा रहा है, जो माराकेश शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की वजह से माराकेश में और दक्षिण के कई इलाकों में जनहानि हुई। मोरक्को के गृह मंत्रालय के मुताबिक माराकेश के अलावा अल हौज, अजीलाल, उराजा जाते, टेरोंटा प्रांतों में भी भूकंप आया और यहाँ से भी लोगों के मरने की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, पुर्तगाल और अल्जीरिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले 120 सालों में इतना विनाशकारी भूकंप नहीं देखा गया। शुक्रवार की रात 11:11 पर यह भूकंप आया है। राजधानी रबात में जो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी पूरी रात सड़कों और पार्कों में गुजारी। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। भूकंप आने से कई शहरों का संपर्क आपस में टूट गया है। कई शहरों की बिजली गुल है। माराकेश में एक मस्जिद भूकंप के झटकों से तबाह हो गई। इमारतों के ढहने से गाड़ियों का कचूमर निकल गया। जगह जगह कारें तहस नहस हुई पड़ी है। मोरक्को के माराकेश जैसे शहरों में बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं, जिससे सैलानियों के प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। भूकंप की गूंज नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन तक भी पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट के दौरान मोरक्को की त्रासदी पर बात कही और दुख की इस घड़ी में मोरक्को की मदद के लिए प्रतिबद्धता जताई। उत्तरी अफ्रीका के इस देश को कुदरत ने ऐसा झटका दिया है, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी पर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मोरक्को में ये अभी तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। मोरक्को के अगादीर शहर में साल 1960 में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। मोरक्को के लिए हालात बेहद ही नाजुक हैं और इससे उबरने में उसे काफी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया पर बहस तेज है। वहीं G20 से एक नई तस्वीर सामने आई है। पीएम मोदी के बैठने के स्थान पर नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में दुनिया के टॉप लीडर्स के सामने अपनी बात रख रहे थे और इसी बीच उनकी टेबल के पास इन तस्वीरों ने ध्यान खींचा। पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे थे उसके आगे लाल रंग की नेम प्लेट लगी हुई है और उस नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। दरअसल किसी देश की आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। भारत नाम का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका शीर्षक है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
पुस्तिका में कहा गया है, भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। केंद्र ने इसी महीने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। अटकलें हैं कि विशेष सत्र में इंडिया के बदले भारत नाम पर सरकार आगे बढ़ने वाली है। विपक्ष जहां देश के नाम को लेकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी विपक्ष पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। इस बीच मीडिया ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हिंदू धर्म पर सवाल किया, तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया वो आप देखिए। भारत की धरती पर कदम रखते ही ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति भी मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनके लिए पारंपरिक कार्यक्रम भी रखा गया, जिनकी तस्वीरों को दुनिया में भारतवंशियों के बढ़ते दबदबे के रूप में देखा गया। इस दौरान उन्होंने खुद के हिंदू होने पर गर्व जताया और साथ ही मंदिर जाकर दर्शन करने की इच्छा भी जाहिर की। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm... इससे पहले भी ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुए कथावाचक मुरारी बापू की कथा के दौरान जय सिया राम का नारा लगाया था। जय सिया राम। और ये भी कहा था कि वो भगवान राम और कृष्ण से ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। और अब G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सुनक ने भारत पहुंचते ही मंदिर जाने की इच्छा जताकर सबको हैरान कर दिया। इस दौरान उन्होंने इस साल को भारत के लिए बेहद खास बताया। The moon mission, what an extraordinary success. This G20, which is going to be a huge success, and of course, Cricket World Cup to come as well. So this is shaping up to be a great year for India. इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर सख्ती जताई और दो टूक कह दिया कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ शब्दों में कह दिया कि विरोध करने का मतलब ये नहीं कि उसके नाम पर हिंसा फैलाई जाए। उन्होंने भारत सरकार को भरोसा दिया कि अलगाववादी और हिंसक विचारधारा से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी। वहीं G20 बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल हेडक्वार्टर में एक स्कूल के कुछ बच्चों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति ने बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन चल रहा है। दुनिया की महाशक्तियां यहां मौजूद हैं। आयोजन स्थल को ऐसे तैयार किया गया है जहां भारतीय संस्कृति का झलक दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत की धरती पर G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से आए सभी राष्ट्राध्यक्षों का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। यहां बाइडेन भी हैं, सुनक भी हैं, शॉल्ज भी हैं, किशिदा भी हैं और मेलोनी भी हैं। इन शक्तियों के एक साथ महामंच पर आने की वजह है G20, जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। 72 घंटे, 20 बैठक, 15 देश और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ हैं। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मेहमानों का स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में प्रदर्शित की गई कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए की तस्वीर बेहद आकर्षण का केंद्र रही।
हालांकि भारत मंडपम के पूरे परिसर को हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के चिन्हों और तस्वीरों से सजाया गया है, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर के इस पहिए का खास महत्व है। इसलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने न केवल उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बल्कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में समय चक्र को प्रदर्शित करने वाली कलाकृति के बारे में भी अवगत कराया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। सूर्य देव के रथ के आकार में बना यह मंदिर भारत की उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस मंदिर में लगे पहिए दिन के 8 पहर के प्रतीक हैं। प्राचीन काल में समय की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता था। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है और जब मौका G20 शिखर सम्मेलन का है तो प्रधानमंत्री भारत की इस धरोहर से पूरे विश्व समुदाय को अवगत करवा देना चाहते हैं। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों की झलक के साथ तैयार किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाढ़ से प्रभावित राज्य उत्तराखंड को 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इस साल भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में काफी नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए रिलायंस के निदेशक अनंत अंबानी की ओर से यह धनराशि सीएम राहत कोष में दान की गई। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में कहा, हमें उम्मीद है कि ये पहल उत्तराखंड के लोगों के लिए अलग अलग विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के राज्य सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएगी। रिलायंस पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से उत्तराखंड में विभिन्न शिक्षा और सामाजिक विकास पहलों के माध्यम से भागीदारी निभा रहा है। मुख्यमंत्री धामी को 25 करोड़ रुपए की धनराशि का ये चेक सौंपा गया है और इस सहायता राशि के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और व्यक्तिगत रूप से अंबानी परिवार कई सालों से उत्तराखंड के विकास के बड़े समर्थक रहे हैं। अक्टूबर 2020 में अनंत अंबानी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को कोविड लॉकडाउन के वक्त हुए नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। तो साल 2021 में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को कोविड से राहत संबंधी प्रयासों के लिए 5 करोड़ रुपए दान दिए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने पिछले साल बद्रीनाथ और केदारनाथ की मंदिर की कमेटियों को 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। G20 समिट में पहले दिन बड़ा फैसला लिया गया है। भारत, सऊदी अरब, यूरोप, UAE और अमेरिका ने मिलकर यह फैसला लिया है। इन देशों ने एक बड़ी इंफ्रा डील पर सहमति जताई है। इन देशों के बीच एक रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कुल 8 देश मिलकर इस रेल कॉरिडोर को बनाएंगे। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक समझौता किया गया। हम विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी इंफ्रा ही विकास का आधार रखते हुए इस रेल कॉरिडोर का फैसला किया गया है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। यूपी सदन से सीएम योगी रवाना हो चुके हैं। G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर कार्यक्रम में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में वो शामिल होंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रवाना हो गए हैं। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से रवाना हो गए हैं। दरअसल G20 का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें डेलीगेट्स के साथ आज डिनर का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति की ओर से इसमें आमंत्रित किया गया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे, वो भी रवाना हो चुके हैं और दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी सदन से रवाना हो गए हैं।